नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए तथ्यों और विषय वस्तु को लेकर हम लोग क्रमानुसार दिन प्रतिदिन इसको देखते हैं और उसी संदर्भ में भारत के संघ स्तर पे स्थित कार्यपालिका को लेकर के हम लोग देख रहे थे कि भारत का कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और उसके कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को जो संविधान में वर्णित हैं हम लोग लेकर चर्चा कर रहे थे। यहाँ इस तथ्य पर ज़्यादा फोकस है कि किस तरीके से एक डायग्राम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लेकर के एक डायग्राम तैयार हो जाए, जिससे कि उससे जुड़े हुए तथ्यात्मक जानकारी और एक अवधारणात्मक समझ दोनों विकसित किया जा सके। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं उसमें से एक सबसे बड़ी शक्ति है कि क्षमा, किसी भी प्रकार के अपराध को वो क्षमा कर सकता है। तो आर्टिकल 72 में इसका डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। ये प्रश्न तथ्यात्मक रूप में आ भी चुका है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 73 है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। कुछ सब्जेक्ट पर अभी आगे चल के ये भी आप देखेंगे कि 3 सूचियां हैं हमारी, अनुसूचियां जब हम देखेंगे शेड्यूल्स, तो उस शेड्यूल्स में भारत के एक अनुसूची में भारत के जो कार्य इसकी जो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 73 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारा वास्तविक कार्यपालिका है, रियल एग्जीक्यूटिव है, जो कि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, उसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 74 जो है 74 कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसी के अनुसार जो है राष्ट्रपति कार्य करेगा। अब यहाँ पे संवैधानिक संशोधन जो हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के शक्तियाँ जो हैं कुछ प्रभावित हुई हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। अब अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में जो उपबंध किया गया है, इसमें 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या है प्रधानमंत्री को लेकर 15% से अधिक नहीं होगी। ये तथ्य आ चुका है परीक्षा में। और प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है इस पर भी एक बार छोटी सी चर्चा हो जानी चाहिए कि तथ्यात्मक प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन अवधारणात्मक समझ वाले प्रश्न भी आते हैं, जो कि रीजन और असर्शन करके RA करके होता है। उपरोक्त में पहला A सही है, स्टेटमेंट सही है, उसका रीजन गलत है, दोनों सही हैं, एक गलत है, A गलत है, R सही है, R गलत है, इस तरीके से करके, जिससे कि आपको पूरा खंगाल लेता है एग्जामिनर। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये आर्टिकल 75 हो गया। अब हम आर्टिकल 76 में एक भारत के लिए जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। ये सवाल सीधे सीधे आया कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत होता है और प्रेसिडेंट के प्लीज़र पे ये डिपेंड करता है। ये सवाल बार बार आता है और ऐसा उसको पारिश्रमिक मिलेगा जो कि राष्ट्रपति अवधारित करे। तो ये 76 अनुच्छेद जो है आपका महान्यायवादी, ये आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा में कई बार। तो ये संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए कि अगर कोई विधिक स्वरूप या अन्य ऐसा सलाह है विधि संबंधी तो वो भारत सरकार को देगा। तो ये तथ्यात्मक इस प्रकार
प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत तो ये तथ्य हैं ही, लेकिन इसका मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय सरकार की भूमिका, जो इस तरीके के जो विषय हैं उसमें ये एक अवधारणात्मक समझ आपकी वहाँ पर लेखन कार्य में बहुत ही सहयोगी होगी। कार्य जैसे कि सरकार के 3 अंग: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका की भूमिका क्या है, विधायिका की भूमिका क्या है और न्यायपालिका की भूमिका क्या है, और इन तीनों के इंटर रिलेशंस, और उसमें बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो इनके कार्यों को गतिशीलता प्रदान करती हैं और इनके कार्यों पर अंकुश लगाए रखती हैं। सहयोग पर इस तरीके के संगठनात्मक ढांचों को देख करके हम विश्लेषणात्मक तरीके से अपने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध कराएंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने इसमें प्रस्तुत किया। फिर क्रमशः हम लोग आगे इसको देखेंगे मित्रों। नमस्कार, गुड नाइट।